वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। प्रयास किया जा रहा है कि जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए, साथ में उन टॉपिक्स से संबंधित जो यूपी पीएससी और यूपीएससी दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो क्रैश कोर्सेज हैं ये यूपी पीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एचसीएस, यूकेपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनसे संबंधित अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर प्राप्त कर सकते हैं और साथ में इन कोर्सेज को अवेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। तो ये स्टैटिक ही टॉपिक है, लेकिन अगर हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो जो हम ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि स्केड्यूल्स हो गया या शेड्यूल्स हो गया, जो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, साथ में हम लोगों ने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को भी देखा है। तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको आज हम कवर करेंगे। और साथ में हम एक दो टॉपिक और देखेंगे पॉलिटी के ही, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कई बार फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पता होती हैं लेकिन एग्जाम में हम सही नहीं कर पाते, क्योंकि इनको हम थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आपको पूरी रटी होनी चाहिए और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी आप जब भी रिवाइज करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी पार्ट्स हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपका पार्ट 5 मान लीजिए किससे संबंधित है, या पार्ट 7, पार्ट 9 किससे संबंधित है। तो आप सबसे पहले अगर आप पॉलिटी रिवाइज करने जा रहे हैं तो सारे पार्ट्स अपने हाथों से पूरे लिख लीजिए, सारे पार्ट्स, और कौन से आर्टिकल के बीच में उस पार्ट में बात की गई है। अगर आप ऐसे पूरा रिवाइज कर लेंगे, एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे, तो आपको एक तो ये याद रहेगा, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कौन से पार्ट में है। ओरिजिनली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं था। फिलहाल ये है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ऐसा इसको 4A में कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। और पार्ट 4A में आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। आसान पॉइंट से आपको पता होंगे। लेकिन ये लिया किससे गया था? जब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो ये किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो ये भी साथ में देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी देशों से ली गई है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये यूएसएसआर, जो कि वर्तमान में रशिया है, उसके संविधान से इंस्पायर्ड है। अब इनके बारे में एक समिति थी जिसने रिकमेंड किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक पार्ट बनाकर डालो। वो समिति कौन सी थी? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के सिफारिश इन्होंने की थी। हमारे संविधान में जब 1976 में 42वें संशोधन के साथ इसको जोड़ा गया था, उस समय पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। लेकिन जो कमिटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज का सजेशन दिया था। मतलब इनके द्वारा जो सजेशन दिया गया था उससे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई, 2 सरकार ने अपनी तरफ से मिलाकर कितनी हो गई थी? 10 ड्यूटीज। और लेकिन एक सजेशन जो इस कमेटी ने दिया था उसको सरकार ने नहीं माना। कमेटी ने कहा था कि टैक्सेस को पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको क्या फंडामेंटल ड्यूटी बनाया? नहीं, इसको फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाया है। बाद में हम देखते हैं 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का एकमात्र डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ड्यूटीज सम्मिलित हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो यूएस का हो गया, ब्रिटेन का हो गया, यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दी गई है और हमारे संविधान में भी इनिशियली नहीं थी, उनको बाद में जोड़ा गया था। उसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट ये आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहाँ तक कन्फाइंड है, तो ये केवल सिटीजन्स के ऊपर ही ये कर्तव्य लग रहे हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं उन पर ये कर्तव्य एक्सीड नहीं होते हैं, उन पर ये नहीं लागू होते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इनके पूरे ना होने की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि इनको लागू करवाने कोर्ट चले जाए इंसान। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिसेबल हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रही होंगी तो हम जा सकते हैं कोर्ट में कि इसको ये लागू नहीं की गई। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अगर वो लागू नहीं होंगे तो उसके लिए हम कोर्ट में जाकर उसको लागू नहीं करवा सकते। सेम फंडामेंटल ड्यूटीज का भी आता है। उसके बाद लेकिन ये भी एक प्रावधान है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई कानून बना दे और जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको लागू करवा दे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1999 में बनी थी एक वर्मा कमेटी। इस वर्मा कमेटी का संबंध आपसे पूछा जाएगा किससे है, तो ये वर्मा कमेटी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य से ये संबंध रखती है और इसको 1999 में अपॉइंट किया गया था और इसने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ लीगल प्रोविजंस के माध्यम से हम फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कई सारे कानून भी आए हैं समय समय पर। क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक एक्ट आया था 1971 में, 1979 में आया था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। ऐसा ही एक 1955 में भी आया था, वो था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो ये हमें डिटेल में नहीं देखने की फिलहाल ज़रूरत है, लेकिन ये एक्ट जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही लाए गए थे। तो याद रखिएगा कि वर्मा कमेटी का संबंध किससे था। अब देखिए एक बार शायद आपको ये रटे भी हों फंडामेंटल ड्यूटीज़, और अगर आपको नहीं रटी है तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो साथ में इनको रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं कि मान लीजिए 51A का क्लॉज सी, जो क्लॉज सी है इसका संबंध किससे है। अगर आपको ये पूरे सीक्वेंस में ऐसे नहीं लर्न होंगे तो एक आसान सा प्रश्न आपका गलत हो सकता है और रिसेंट ईयर में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं। जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या बात करती है कि जो प्रत्येक नागरिक होता है इसका ये कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और साथ में जो उसके आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका भी आदर करे। तो पहला जो है संबंध उसका है कॉन्स्टिट्यूशन में से अबाइड करना और बाकी जो आइडियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि जो भी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श रहे हैं उनको हम हृदय में संजोए कर रखें और साथ में उनका अच्छे से पालन करें। तो देखिए पहला वाला आपका संबंध किससे है, ऐसे पूरा पूरा सेंटेंस अगर आप नहीं भी लर्न कर पा रहे हैं तो वर्ड से लर्न कर लीजिए कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है ए वाला प्रोविजन। बी वाला किससे है, जो नेशनल स्ट्रगल से संबंधित है हमारा, नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल। तीसरा किससे है, ये है हमारा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, यानी कि इंडिया की सॉवरेनिटी। एक वर्ड लर्न कर लीजिए, सी का संबंध सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी से। ठीक है, तो इस तरह से आपको रटने में आसानी होगी। चौथा किससे है, चौथा क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि देश की रक्षा करेंगे और आवश्यकता अगर पड़ती है तो देश को सेवा भी प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ पर करने होगा। इसमें क्या कहा गया है कि भारत के जितने भी लोग हैं इनके मध्य क्या होगा, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और अनुभागीय विविधताओं के साथ क्या करा जाएगा, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे और महिलाओं के सम्मान हेतु अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करेंगे। तो अगर मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है कि जो भी डेरोगेटरी चीज़ें होती हैं वेमेन के अगेंस्ट, उनकी डिग्निटी ऑफ वेमेन के अगेंस्ट, तो ये किस में बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5th में बात की गई है, क्लॉज ई में। छठे में क्या है, छठे में है कि हमारा जो भी सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, इसके हम महत्व को समझेंगे और इसको प्रिजर्व करके
रखेंगे। और छठा क्या हो जाता है, इसमें बात की गई है कि जंगलों, झीलों, नदियों, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और साथ में जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये जी वाले में प्रोविजन है। देन एच क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म को हम डेवलप करेंगे। आई में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी। आई पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। उसके बाद जे में क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हम उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि जो राष्ट्र है वो लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। फिर के में क्या बात की गई है, के में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनके हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है ये कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है, 2002 में जुड़ा है, 86वें संविधान संशोधन से। देखिए अगर आपने एक बार ये फंडामेंटल ड्यूटीज देख ली हैं, एक बार आप चाहें तो वापस कर रिवाइज कर सकते हैं, वरना वीडियो पॉज कर जल्दी से सारी रिवाइज कर लीजिए ताकि ये आप फंडामेंटल ड्यूटीज ना भूलें। आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आपको आती भी हो, लेकिन ये थोड़ा सीक्वेंस में आना भी इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। अब आप जानते हैं किसकी सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं पॉलिटी के पीसीएस में, मेनली ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटी से प्रश्न कम आने की संभावना रहती है, इसीलिए ये आसान चीजें हैं, इनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 42nd और 44th में, लेकिन ये 42nd आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो अब ये ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। पहला कहा गया है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। फिर है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और संरक्षित करना। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। और उसके बाद क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ये हो गए हैं हमारे इतने ऑप्शंस। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये क्या हो जाती है, ये हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ही हैं। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। फिर एक और प्रश्न है, इसमें से हमको बताना है फंडामेंटल ड्यूटी जो नहीं है। तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको सब रटी होंगी। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी है ये भी हमारा एक डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। और ये आर्टिकल, ये बात कही गई है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करने की, आर्टिकल 49 में कहा गया है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। सी हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, और ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है पॉलिटी में फिलहाल, क्योंकि लास्ट ईयर ही इलेक्शंस हुए हैं, एक तो प्रेसिडेंट के और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तभी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे। ये आर्टिकल जो 62 क्लॉज 1 है, इसके अनुसार संविधान में कहा गया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा। ठीक है, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। और राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, आपको पता है 5 वर्षों के बाद होता है। और इसको कौन कंडक्ट करवाता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट करवाता है। फिर है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो आपको ये नहीं भूलना है। इनका जो निर्वाचक मंडल है, यानी कि जो वोटिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये इनडायरेक्ट वोटिंग है, क्योंकि हम और आप नहीं करते हैं वोट, इसमें इनडायरेक्ट है। और उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रत्येक राज्य की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके सदस्य, साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे कि
दिल्ली और पुडुचेरी। बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर में भी बनाई जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण नहीं हुआ है। तो जो लास्ट टाइम हुआ है इलेक्शन, तो उसमें जब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव बनी ही नहीं थी तो उसके लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन पौंडीचेरी और दिल्ली के जो एमएलएज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये लोग कौन होंगे, क्योंकि हाउसेस में 2 लोग होते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड लोग ही भाग लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी पॉइंट है, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है। तो कौन कौन लेंगे लोग भाग इसमें? लोकसभा, राज्यसभा और सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज। लेकिन ये तीनों के तीनों कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ में एमएलएज जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं इलेक्टेड, वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। अब एक चीज ये बताइए कि हम एमपीज इलेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो क्या लोकसभा में नॉमिनेटेड एमपीज भी होते हैं? तो फिलहाल लोकसभा में नॉमिनेटेड एमपीज नहीं है, क्योंकि नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो एक एक्ट के माध्यम से ये समाप्त कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ये जो प्रावधान था एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का लोकसभा में, वो कौन से एक्ट के द्वारा किया गया है? तो इसको प्लीज कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम बाकी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि तो हमने ये देख लिया कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और यही लोग इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। लेकिन अब इस किस मेथड से होता है? तो ये मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। प्रोपोर्शनल, किसी चीज के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से वोट की जो वैल्यू है इन एमएलएस की और एमपीस की वो निर्धारित होती है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स हैं, तो हम रैंकिंग के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से अपना वोट देंगे कि हमने इनको 1 दे दी प्रेफरेंस, इनको दूसरा दे दिया और इनको तीसरा दे दिया। ये हो गया हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक जो फॉर्मूला लगाया जाता है वोट वैल्यू को काउंट करने के लिए, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि यूपीएससी में पूछा गया है, लेकिन तब भी हमसे भी पूछा जा सकता है पीसीएस के एग्जाम में भी। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो एमएलए होता है, इसकी वोट वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन होगी, स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन होगी, उसको हम उस स्टेट में जितने एमएलएज होंगे, नंबर ऑफ एमएलएज, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और बाद में हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। ये फॉर्मूला होता है। तो हमने एमएलए की जो वोट वैल्यू थी वो निकाल ली। उसके बाद एमपी के लिए हम क्या करते हैं? हम करेंगे, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगता है। इनकी वोट वैल्यू कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो एमएलए को मिले होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज, ये हमारा निकल आएगा, और ये इलेक्टेड होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगी इसकी वैल्यू कि एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी। तो फिलहाल ये चीज हमने देख ली है, और हमने ये देख लिया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और कौन से मेथड से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक चीज और होती है, वो है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट यानी कि ये जो वोट डाले जाते हैं, इसमें किसी को अपना जो पर्चा दिया जाता है जिस पर वो प्रेफरेंस लिखते हैं, उसको दिखाना नहीं होता है। ओपन में ये वोटिंग नहीं होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, सीक्रेट में होती है कि हमने अपनी पर्ची में प्रेफरेंस लिखा और सीक्रेटली उसको डाल दिया जाता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए सीक्रेट बैलेट का सिस्टम है और आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और आप उस पार्टी के सदस्य को वोट नहीं दे रहे हैं, आप किसी और को दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है कि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर किसी को वोट दे देंगे, तो वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, अब लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं रह गए, तो इसलिए इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ ही में है, और मैंने आपसे कहा भी था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना आंसर भी बताया था कि कहाँ कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर आर्टिकल 54, कुछ आर्टिकल से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल का संबंध किससे है, तो वही जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हमें थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। आर्टिकल 55 किसकी बात करता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर क्या है? मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से सीक्रेट बैलेट में से वोटिंग की जाती है। ये 55 में कहा गया है। तो ये आर्टिकल्स याद रखिएगा। उसके बाद 56वां आर्टिकल क्या कहता है? ये बात करता है प्रोविजन से संबंधित टर्म ऑफ प्रेसिडेंट की। कितना टर्म होता है? 5 वर्ष का टर्म होता है प्रेसिडेंट का। और आर्टिकल 57 में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट हो सकते हैं। जबकि यूएसए में अगर आप देखें तो यूएसए में ये प्रावधान है कि एक इंसान केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको याद हो बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे और वो 2 बार बन चुके थे, इसीलिए वो तीसरी बार वहाँ पर प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, री इलेक्शन के लिए व्यक्ति दोबारा खड़ा हो सकता है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस या फिर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो क्या है प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटीज? तो क्वालिफिकेशंस यानी कि एलिजिबिलिटीज क्या होंगी कि व्यक्ति भारत का सिटीजन हो, 35 साल की आयु का हो चुका हो, साथ में वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो, इसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, और एंड में उसको नॉमिनेशन पेपर जो है उसमें मिनिमम 50 लोगों का साइन चाहिए। 50 लोग प्रपोजर के रूप में चाहिए ताकि वो अपना प्रपोजल रख सके प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो ये आर्टिकल 58 में बात की गई है क्वालिफिकेशंस की। 58 क्वालिफिकेशंस की बात करता है, 57 री इलेक्शन में अपीयर होने की बात करता है। तो एक एक वर्ड से अगर आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आसानी से लर्न होता है। और 60 देखिए 60 में क्या बात की गई है आर्टिकल? इसमें बात की गई है प्रोविजन संबंधित है जो ओथ से, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, 0 आ रहा है इसमें और ओ ओथ, तो 60 ओथ से संबंधित है। वहीं पर 61 1 आई से रिलेट कर लीजिए और ये बात करता है इम्पीचमेंट की। आर्टिकल 61 बात करता है कैसे हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। इम्पीचमेंट किस बेसिस पर हो सकता है? केवल इस बेसिस पर हो सकता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कि वो वायलेट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि आर्टिकल 61 का संबंध इम्पीचमेंट से है जो कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दशा में ही हो सकता है। और अगर हमको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो ये आवश्यक है कि स्पेशल मेजॉरिटी से उनके खिलाफ प्रपोजल लाया जाए। और किस हाउस में? क्या केवल लोकसभा में ही इसके संबंध में प्रपोजल लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी? तो दोनों में ही इसके संबंध में प्रपोजल लाया जा सकता है। साथ में कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और यदि प्रेसिडेंट का टेन्योर करने से पहले ही प्रेसिडेंट का देहांत हो जाता है, कुछ ऐसा रीजन हो जाता है, तो उनको रिप्लेस कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं होंगे तो उस समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको रिप्लेस करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो बात की गई है वो कहाँ पर की गई है? वो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा देश में। ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, पोजीशन है भारत में। सबसे पहले प्रेसिडेंट हो गए, फिर वाइस प्रेसिडेंट। और जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। और जब प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, इस ऑटोमेटिकली इस पद को भी वो ग्रहण कर लेगा। ये प्रोविजन अनुच्छेद 64 में है। देखिए सारे आर्टिकल्स तो पढ़ना और उनको याद करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा और जिनसे क्वेश्चंस बने हैं वो आर्टिकल्स हमें पता होने चाहिए, तो इसको याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको कौन चुनता है? तो क्या इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? इनके भी इनडायरेक्ट ही इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, इनके जो इलेक्शन में लोग वोट करते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डिफरेंट होते हैं और तभी दोनों में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। इनके में कौन वोट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। इनके इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है इनका कोई भी रोल नहीं है। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इनके इलेक्शन में वोट करता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। और इनका भी टर्म कितना होता है? 5 वर्ष का टर्म होता है और ये भी री इलेक्ट हो सकते हैं। ये भी री इलेक्शन के लिए अपीयर कर सकते हैं। और फिर आर्टिकल 66 देखते हैं। आर्टिकल 66 इसमें क्या कहा गया है? इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है उसके बारे में बताया गया है।
और आर्टिकल 67 में बताया गया है कि 5 साल का इनका टर्म होगा। साथ में 69 में क्या बताया गया है, ओथ वाइस प्रेसिडेंट की, और उस ओथ किसकी बताई गई है आर्टिकल 60 में, प्रेसिडेंट की, और वाइस प्रेसिडेंट की किस में बताई गई है, 69 में। तो इस तरह से आप दोनों लोगों के आर्टिकल्स आपस में कंपेयर करके चार्ट बनाकर भी लर्न कर सकते हैं इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस जो इनसे संबंधित पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। फिर इसका रीजन क्या दिया हुआ है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल सर्कल्स विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन आर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर भी काफी आसान है, अगर हम एक बार बस सही से रट लें और थोड़ा दिमाग में बैठा लें तो ये चीजें हमारी गलत नहीं होंगी, क्योंकि आसान प्रश्न है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये भी करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो ये इनका कोई भी रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो इलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली वो हमने देख लिया है, लेकिन इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें और है, जैसे इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल जो पावर्स हैं वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी जो 2018 में पूछा गया है, इनके इलेक्शन से ही संबंधित। पहले में स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो वोट वैल्यू होती है प्रत्येक एमएलए की वो स्टेट से स्टेट में वैरी करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है और नंबर ऑफ एमएलएज अलग है, तो अलग उनका प्रोपोर्शन निकल कर आता है। दूसरी बात कही गई है कि वैल्यू जो है एमपीज की लोकसभा के वो ज्यादा होती है राज्यसभा के एमपीज की वोट वैल्यू से। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा केवल एक ही स्टेटमेंट था। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं सोलोमन आइलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट। अब हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक में आ जाते हैं, जो कि सोलोमन आइलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट है। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि एक चाइना की कंपनी थी जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है इंटरनेशनल पोर्ट बनाने का सोलोमन आइलैंड की कैपिटल होनियारा में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि सोलोमन आइलैंड की लोकेशन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले इसकी लोकेशन। तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में पड़ता है, और इसकी जो कैपिटल है वो होनियारा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और रिसेंटली न्यूज में ये क्यों रहा है आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर एक चाइना की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है कि वो यहाँ पर डेवलप करेगी इंटरनेशनल पोर्ट। ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से पैसिफिक ओशन में जो चाइना की पकड़ है और जो पहुंच है वो और बढ़ जाएगी। और ये जो सोलोमन आइलैंड्स हैं ये काफी बड़े इशू रहे हैं चाइना और यूएस के रिलेशनशिप के बीच में, इसीलिए ये न्यूज में रहा है और आपको ये पता होना चाहिए। इससे ये भी कंसर्न्स उठ रहे हैं कि जो चाइना है यहाँ पर अपना एक परमानेंट नेवल बेस स्टैब्लिश करने की सोच रहा है सोलोमन आइलैंड में। तो इसीलिए ये अभी चर्चा का विषय रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। साथ में हमने आज के टॉपिक्स देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।